वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग साइंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि यूपीपीएससी आरओ का एग्ज़ाम हुआ था और उसकी एनालिसिस हम लोग कर रहे थे। सब्जेक्ट वाइज कई प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, यूपी जीके, पॉलिटी, ये सब कंप्लीट हो चुका है। अब आज हम लोग साइंस के प्रश्नों को हल करेंगे और बाकी जो बचे प्रश्न हैं रीजनिंग और करंट अफेयर उनको फिर करेंगे आगे। तो साइंस के प्रश्नों को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, कुछ बच्चे न्यू हैं अगर इस चैनल पर, तो 9 बजे क्लास डेली आती है। रात की 9 बजे वाली क्लास प्रैक्टिस के लिए है। दोपहर 1 बजे वाली क्लास, वहाँ पर आप जीएस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये जो 9 बजे वाली क्लास है, इसमें अभी हम लोग आरओ का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे इन्हीं से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे जो आपका यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है और इसके साथ साथ आरओ का एग्ज़ाम, इन दोनों के लिए टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो आज जो साइंस का प्रश्न स्टार्ट करना, उससे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, तो यहाँ पर मिस्टेक हो गई मुझसे और यहाँ पे जो करेक्शन है वो आप सभी लोग सही कर लेंगे। इस प्रश्न में पूछा गया था कि दिए गए 4 युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, सेकेंड है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, थर्ड है वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट में और फोर्थ है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। इसका राइट आंसर मैंने ऑप्शन बी बता दिया था कि चारों सही सुमेलित है, बट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 3 सही सुमेलित हैं। जो हिमालय वन अनुसंधान संस्थान दिया गया है ये देहरादून में गलत दिया गया है, ये शिमला में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके बताया तो मुझे ये दिखा कि हाँ ये मैंने गलत करवा दिया है। तो आप सभी लोग इसका करेक्शन जरूर कर लें। कुछ गलतियां हो जाती हैं बट मैं कोशिश करती हूँ कि आगे आप लोग का करेक्शन जरूर करा दूँ या फिर कमेंट सेक्शन में डाल देती हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में मैंने ना डाल करके मैंने सोचा मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करा दूँ। चलिए आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो साइंस की सीरीज़ का पहला प्रश्न है कि गुर्दे की पथरी किसके कारण बनती है। पहला ऑप्शन है प्रोटीन का अवक्षेपण, सेकंड है ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण, थर्ड है रेत के कणों का जमाव और डी है वसा का जमाव। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण होता है तो गुर्दे में पथरी बनती है, जबकि ये कुछ ऑप्शन तो आप देखिए कोई मतलब का ही नहीं था, रेत के कणों का जमाव, यहाँ पर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऑक्जेलेट का क्रिस्टलीकरण होता है तो गुर्दे में अर्थात किडनी में जो स्टोन हो जाती है उसका कारण पूछा गया था। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है। ए है परावर्तन, बी है प्रकाश का प्रकीर्णन, सी है अपवर्तन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एक एक चीज़ को समझिए है क्या। परावर्तन क्या होता है, देखिए प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर आता है तो वो इससे इस चिकनी सतह पर आकर के पूर्ण रूप से जो वापस हो जाता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है। अब दूसरा देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जब किसी माध्यम से किरण या प्रकाश प्रवेश करता है और वो कई रंगों में विभाजित हो जाए तो इसे क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन बोलते हैं। तो धनुष बनता हुआ देखा है, प्रिज्म में देखा है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अपवर्तन क्या है, मैंने यहाँ पे बताया था इस वाले फिगर में, देखिए कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश घुसेगा या जाएगा, यहाँ पर तो हमने चिकनी सतह पर देखा, लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो वो कुछ अपने माध्यम से विचलित हो जाता है और इसी को बोलते हैं अपवर्तन। तो अपवर्तन ही इसका सही उत्तर होगा। स्विमिंग पूल हो गया, यहाँ पर कम गहराई का प्रतीत होने का कारण सिर्फ यही है कि इसमें अपवर्तन होता है। इसके अलावा कभी आपने कांच के गिलास में नींबू डाला हुआ देखा होगा तो वो अपनी जो आकृति उससे बड़ा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, उसमें भी अपवर्तन होता है। या तारों का टिमटिमाना है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, वो किसकी वजह से होता है, अपवर्तन के ही कारण होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसको इंग्लिश में रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन, और ऑप्शन सी राइट होगा। अब अगला प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन कह रहे हैं, दूसरा कारण है, और यहाँ पर इस कथन और कारण को देखते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए कथन है कि बंद शीशे की खिड़कियों एवं दरवाजों वाली कार में
यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। और इसका कारण दिया गया क्योंकि एक बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, अतः आवेश कार के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, कथन कारण दोनों सही दिए गए हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि बंद शीशे और खिड़की दरवाजे वाली जो कार है, इसके ऊपर जब बिजली का आघात होता है या बिजली गिरती है तो आप देखेंगे जो अंदर बैठा व्यक्ति है उसको कोई आघात नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए जो आवेश है वो क्या होता है, कार के माध्यम से पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि टायर तो लगे होते हैं, कुचालक होते हैं, लेकिन बिजली का इतना ज़्यादा आवेश होता है कि उन टायर वो जो लगे हुए उनसे कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जो आवेश है वो सीधे क्या होता है, कार और पृथ्वी के बीच में, आप देखेंगे धरती के बीच में बहुत कम ही जगह खाली रहती है और इतनी तेज़ का आघात होता है कि वो एक सर्किट बना लेती है, जिससे क्या होता है, आवेश पृथ्वी में प्रवेश कर जाते हैं और ये खोखली कार जैसे प्रतीत होती है। तो अंदर जो व्यक्ति है वो सुरक्षित रह जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही दिए गए हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ये फैराडे केज का नियम है जिसको मैंने आपको समझाया है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। यहाँ पर ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, मीनामाता रोग का कारण क्या है? पहला ऑप्शन है क्रोमियम प्रदूषित जल से, सेकंड है मरकरी प्रदूषित जल से, थर्ड है कैडमियम प्रदूषित जल से और डी है लेड प्रदूषित जल से। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मरकरी प्रदूषित जो जल होता है उसकी वजह से मीनामाता डिजीज होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस के बारे में। परासरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट है, यदि एक अर्ध पारगम्य झिल्ली विलायक और विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु इस झिल्ली से निकल करके शुद्ध विलायक से विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, विलायक के प्रवाह की यह प्रक्रिया प्रतिलोम परासरण कहलाती है। बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। तो देखिए, जो पहला स्टेटमेंट अगर आपको हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में समझ लीजिए कि कोई जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अगर सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच रखी जाती है तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू आप देखेंगे सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगते हैं। और सेकंड जो प्रोसेस दी गई है इसमें बताया गया है कि जो ये प्रोसेस हो रही है इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। देखिए, अगर कोई अर्ध पारगम्य झिल्ली है और एक तरफ सॉल्यूशन है दूसरी तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं तो ये जो सॉल्वेंट है इसके मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। ठीक है, और यही जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यही दिया गया, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोसों के यांत्रिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। सेकेंड स्टेटमेंट है, किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। मे भी हिंदी में नहीं समझ आ रहा है, इंग्लिश में भी बोल देती हूँ। तो पहला स्टेटमेंट है, द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ रबर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ स्टील। सेकेंड स्टेटमेंट है, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉड्यूलस। तो पहला जो स्टेटमेंट है, रबर का जो यंग्स मॉड्यूलस है वो ज़्यादा बताया जा रहा है स्टील की तुलना में, ये गलत है। स्टील का ज़्यादा होता है रबर की तुलना में। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड सही दिया गया है। स्ट्रेचिंग, एक कॉइल की जो स्ट्रेचिंग होती है वो उसके शियर मॉड्यूलस के द्वारा या फिर अपरूपण गुणांक के द्वारा निर्धारित होता है। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल दिया गया था, एक सेल की आरा सुरंग में 200 वाट क्षमता के 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जाते हैं। बताना है बिजली की खपत कितनी होगी। पहला ऑप्शन है 71 यूनिट, सेकंड ऑप्शन है 72 यूनिट, थर्ड है 73 यूनिट और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या होगा कि सबसे पहले क्षमता देखिए कितनी है, 200 वाट की है और कितने हैं बल्ब, 15 बल्ब हैं। इनकी क्षमता कितनी है, 200 वाट और कितने घंटे तक रोशन किए गए, 24। इन सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 72 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से सबसे प्रारंभ में जो गतिविधि हुई है उसको और फिर सबसे आखिरी तक आना है। पहला है पाई मेसान की खोज, सेकंड है न्यूट्रॉन की खोज, थर्ड है इलेक्ट्रॉन की खोज
और फोर्थ है प्रोटॉन की खोज। अब इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा करके उत्तर देना है। तो देखिए पाई मेसॉन की खोज होती है 1932 में। एक एक करके मैं डेट बताती जा रही हूँ, उसके ज़रिए से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो सबसे पहले है पाई मेसॉन का, मैंने बता दिया। फिर देखिए न्यूट्रॉन की खोज होती है 1932 में, ये भी 1932 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो 1897 में हुई थी। प्रोटॉन की खोज हुई थी 1909 में, 1909 में। तो सबसे पहले जिसकी खोज हुई थी उसमें थर्ड आ जाएगा, 2 ऑप्शन में, 3 ऑप्शन में थर्ड था, ये हट गया। तो 1897 के बाद आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 4 के बाद आप देखेंगे थर्ड के बाद जहाँ भी 4 आ रहा है वही राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले खोज होती है प्रोटॉन की, माफ़ कीजिएगा, सबसे पहले खोज होती है इलेक्ट्रॉन की, फिर प्रोटॉन की, प्रोटॉन के बाद होगी न्यूट्रॉन और सबसे लास्ट में होगी पाई मेसॉन की खोज। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब जो प्रश्न है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है जिसको मैंने इतनी बार कराया है कि अब इनसे प्रश्न तो कभी गलत नहीं होने चाहिए और ये फिर से रिपीट होंगे। मान के चलिए इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो सूची 1 में विटामिन दिए गए हैं और दूसरी सूची में उनकी कमी से होने वाले रोग हैं। तो विटामिन सी है, फॉलिक कम दिया गया है, विटामिन ए दिया गया है, विटामिन B1 दिया गया है। अब जो रोग दिए गए हैं वो देख लीजिए, रतौंधी है, बेरी बेरी है, रक्ताल्पता है और स्कर्वी है। तो सबसे पहले देखिए विटामिन सी की कमी से आप सभी को याद है स्कर्वी हो जाता है और स्कर्वी होता है तो गम से ब्लीडिंग होने लगती है, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर अगर आपको नहीं कुछ आ रहा था तो विटामिन ए याद होगा, रेटिनॉल, रेटिनॉल से हमने बताया था रेटिनॉल उसमें ला रहा है तो रा से रतौंधी, ऐसे कर भी याद कर सकते थे। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो रहा है, तो जहाँ पर भी आप देखेंगे सी का 1 होगा और ए का 4 हो जाएगा। फिर विटामिन B1, बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी होता है B1 की कमी से। तीसरा ऑप्शन भी मैच हो गया, बचा क्या, फॉलिक एसिड, लास्ट में अपने आप ही उसका आंसर हो जाता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको, इस टॉपिक को ढंग से प्रिपेयर कर लीजिए, बार बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हो, चाहे UPPCS का पेपर हो, चाहे RO का पेपर हो, किसी भी पेपर में साइंस के प्रश्न अगर आ रहे हैं तो यहाँ से ज़रूर आते हैं। देख लीजिए, इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, बर्नौली प्रमेय, ऊर्जा संरक्षण, गति का संरक्षण और एवोगाड्रो की अवधारणा। इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, गति का संरक्षण। अब देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए और ये जो रेस दी गई हैं, किरणें दी गई हैं, इन्हें आवृत्ति के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, और सही उत्तर का चयन करना है। तो एक्सरे दिए गई थी, दृश्य किरणें हैं, अवरक्त किरणें हैं और रेडियो तरंगे हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती एक्सरेज की। तो लास्ट में जिसमें भी 1 होगा वो उत्तर होगा, मतलब ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक्सरेज का है, ये तो हमने देख लिया, सबसे कम रेडियो तरंगों की है। तो फोर्थ पहले आएगा, फर्स्ट बाद में, बस ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगी रेडियो तरंगों की, फिर उसके बाद होती है इंफ्रारेड रेज, उसके बाद दृश्य किरणें हैं और सबसे लास्ट में एक्सरेज, जिनकी सबसे ज़्यादा होती है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी राइट होगा। तो ये आज हमने साइंस के कुछ प्रश्नों को हल किया, लगभग 12 से 13 प्रश्न आई थिंक पूछे गए थे, मैंने सॉल्व करा दिया। अगर 1-2 छूट भी गए हैं तो हम अगली सीरीज़ में उन्हें कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर डिस्कस कर लें। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई और बच्चों ने मुझे कमेंट करके बताया, और आप लोग श्योर रहिए मैं आगे जो प्रश्नों को पूरा हल करा दूंगी, इसके बाद आंसर की भी आनी है या किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उनका करेक्शन मैं आपको करा दूंगी। तो ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और लोगों को शेयर भी करते रहिए। आप लोग जितना मुझे मोटिवेट करेंगे, जितना हेल्प करेंगे, मैं और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करूँगी। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के साथ अब अगले वीडियो में आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।